मैं सबसे पहले संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को आज इस विशेष दिन पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जीवन के विचारों पर अगर हम चलेंगे तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानवता का एक सच्चा संदेश जो संत कबीरदास जी ने हमको दिया है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित रूप से सफल होगा, समाज के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी कोई एक नाम नहीं है, बल्कि अगर उनके ऊपर शोध जब किया जाएगा, शोध कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ये पूरी एक कहानी है, मानवता की कहानी। मानव को मानवता की ओर ले जाने के लिए, उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संत कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है। वो न केवल एक संत थे, बल्कि कवि थे, और कवि होने का उनका जो गुण है वो अंतरस्फूर्त था। अपने आप उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती थी उसको वाणी का वो रूप देते थे। ऐसा कहते हैं कि वो पढ़े हुए लिखे नहीं थे, कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने लेखनी को नहीं छुआ। मन में जो विचार स्फूर्त होते थे उसी प्रकार से बोलते थे, वही दोहे आगे जाके प्रचलित होते थे। उनके बारे में लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कि कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। तो इतने विद्वान, स्वयं स्फूर्त विचारों के, जिस प्रकार का उनका एक विचार होता था, नैतिकता की, मानवता की जो सीख उन्होंने दी है, वो कबीर जी के दोहों के माध्यम से वो हमको जानकारी मिलती है। अभी हमारे बीच में प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियां, और मुझे जानकारी पहले मिली है कि मेरे आने से पहले भी बहुत से उनके शब्द और दोहे आप सब लोगों को सुनाए गए। जीवन का सार जो है वो उनके संदर्भ से निकलता है। उनकी जो सीख है, उन्होंने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव को नहीं स्वीकारा। सारा समाज एक है, और अपनी बात वो बहुत खरी खरी भी कहते थे, कोई संकोच नहीं करते थे, निडरता से अपनी बात कहते थे। कभी ये चिंता नहीं होती थी कि कोई नाराज होगा। सच्ची बात कहनी है, कोई नाराज होता रहे। वो बड़े बड़े लोगों को भी उस प्रकार की बात कहते थे। समाज के अंदर जो उस समय भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव, उसको कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। सारा समाज एक है, एकता के वो प्रतीक थे। ये बात आज भी हमको समझनी चाहिए। आज भी जिस प्रकार का समाज है, उनकी बहुत सी बातें आज भी लागू होती हैं। इसलिए हमको ये सब चीजें उनसे सीखनी चाहिए। कभी वो यानी किसी को पहचान जो है जाति से नहीं करते थे। उनके बारे में लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते थे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी उन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो कहते थे किसी साधु की जात नहीं पूछी जाती। तो मेरा ये कहना है कि आज भी देखा जाए तो मैं स्वयं उनके विचारों से, उनके इस सारगर्भित जो उनका शिक्षा होती थी, कथन होता था, अपने ऊपर भी लागू करने का बहुत लोग सोचते हैं। आज जब सरकार के काम में हमको जब नौकरियों की बात आती है कि इसको नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दो, हम कहते हैं कि भाई इसको और उसको नहीं, जिस व्यक्ति की योग्यता है वो व्यक्ति नौकरी लेगा। हम देने वाले कौन हैं? योग्यता के आधार पर नौकरी लेकर के जाएगा। और आज समाज में गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे जिनको पहले योग्यता होने के बाद भी कोई पूछता नहीं था, वो रह जाते थे, क्योंकि ना उनके पास पर्ची थी, ना खर्ची थी, और कोई उनको पूछता नहीं था। आज बहुत गरीब परिवारों के भी बालक अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाकर काम कर रहे हैं, और उसका समाज को बहुत बड़ा एक लाभ ये होने वाला है। तो मैं तो आज भी कहता हूं कि हरियाणा में यदि हम इस जाति पाति की राजनीति को
खत्म कर सकें, तोड़ सकें, तो बहुत बड़ा एक समाज के प्रति एक उपकार होगा। आज भी राजनीति में जाति पाति को लेकर चलने वाले लोग ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, लाभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना, ये पहचान करके कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति कितना काम करने वाला है, यदि उस आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कबीर जी की शिक्षा, उनका जो विचार, ये हमारे मन में जाएगा। कबीर जी हमेशा सत्यता के पक्षधर थे, सदाचार के पक्षधर थे, बहुत सरल, सहज, सहिष्णु, विनम्रता का प्रतीक, ऐसा उनका जीवन था। कभी किसी से मन में कोई मन में कोई द्वेष भावना ये कभी नहीं रखते थे। मोक्ष की कल्पना करने के लिए कई लोग घर परिवार छोड़ करके जंगलों में भटकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मोक्ष परिवार आपको प्राप्त करना है तो आप संसार में रह करके, घर में रह करके भी प्राप्त कर सकते हैं। सत्कर्म करते जाओ, आपको मोक्ष मिलेगा। ये उनका विचार था। अपने कर्मों पर ये हमको ध्यान देना है। तो इसलिए खुद कबीरदास जी ने जो पंक्तियां कही, हमारे मन में विचार जब उठा चुनाव लड़ते समय, मैंने उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम सब हरियाणा के लोग, हम एकता के प्रतीक में बंध जाएं, सब हरियाणा को एक जैसा माने, तो निश्चित रूप से हरियाणा का भला हो जाएगा, निश्चित रूप से भला हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को आगे रहना है। वो एक और उनके बारे में जो दोहा प्रचलित है, जो हम सब जानते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। ये बहुत दोहरा ऐसा प्रचलित उनका है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से बैर। तो इसलिए मित्रों, हम लोग समाज के सब वर्गों को, हाँ, ये निश्चित रूप से हम थोड़ा अंतर करते हैं कि जो समाज गरीब है, पीड़ित है, जरूरतमंद है, अगर सरकारी संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार है तो वो इस समाज का है जो किसी कारण से पीछे रह गया। और उसमें हमारा जो गरीब समाज है, इसका अधिकार सबसे पहले है। विशेष योजनाएं भी हम बनाते हैं तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो व्यक्ति सबसे आखिर में खड़ा है, उस व्यक्ति को पहले लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी नीति है, ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारा व्यवहार है। और इसी को हमने अंत्योदय के नाम से पुकारा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एक बहुत बड़े राष्ट्र चिंतक हुए हैं। उनका कि यदि आप समाज को सुखी करना चाहते हो तो पंक्ति में, लाइन में सबसे आखिरी का आदमी है, उसका भला सोचो। जब वो आखिरी वाला आगे हो जाएगा, फिर जो आखिर में बचा है उसको आगे लाओ, फिर जो आखिर में रह गया उसको आगे लाओ। तो इस नाते से मानव को मानव कहना, मानव को मानव समझना, ये हमको सीखना होगा। उसके ऊपर कौन सा बिल्ला लगा है, लेबल लगा है, जाति क्या है, उसका इलाका क्या है, इसको भूल जाए। जिसका अधिकार है, गरीब व्यक्ति का पहले अधिकार, इसके ऊपर उनको चलना है। अंधविश्वास, इसके खिलाफ वो बोलते थे। सामाजिक कुरीतियां आज भी बहुत हैं। नशा है, जुआ है, अपराध है, झूठ बोलना है। अब ये झूठ बोलने की आदत, मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति को पता नहीं, भगवान ने बनाते समय ये नहीं सोचा था कि ये सदा सच बोले। उसके नेचर में झूठ बोलने का एक टीका लगा दिया और उसके कारण से उसने शुरू में, क्योंकि हम शिक्षा ऐसी देते रहे, हमारे माँ बाप ऐसा पढ़ाते रहे कि बेटा अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलना पड़े बोल दो। सामाजिक शिक्षा, ये जो संतों महापुरुषों के द्वारा दी गई है, ये हमारे समाज में, परिवार में, शिक्षा में, सब जगह आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोल करके स्वार्थ ना जगाए अपना, वरना मेरा मतलब निकलना चाहिए। जो झूठ बोलना बोल दो। और हमने इसके लिए हरियाणा सरकार में जो पॉलिसीज बनाई है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने कहा कि हर परिवार का एक डाटा बनाएंगे, परिवार पहचान पत्र, परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या काम करते हैं, कितने पढ़ते हैं और उनको किस चीज की जरूरत है। बीमार है तो उसका इलाज के लिए योजना बनाएंगे, रोजगार चाहिए तो रोजगार की योजना बनाएंगे, शिक्षा की जरूरत है शिक्षा की योजना बनाएंगे। तो इसलिए ये जो सारी योजनाएं, ये ऐसे संतों महापुरुषों की बात में से निकलते हैं। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया, उस आधार के ऊपर बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं। और उस योजनाओं में से मैं आज ही प्रातःकाल डेटा निकाल के देख रहा था
तो मुझे जानकारी मिली कि अपने यहाँ कबीर पंथी समाज, धानक समाज, जुलाहा समाज, इसकी कुल जो जानकारी हमें मिली है, प्रदेश में 1,42,000 परिवार है। 1,42,000 परिवार, उसका डाटा मैं लेके आया हूं। कितने शिक्षा के हिसाब से कहां कहां है, आयु के हिसाब से कहां कहां है, रोजगार के हिसाब से कहां कहां है, और कुल मेंबर हैं 5,91,000। हमारे इस समाज के 5,91,000 है। और जब मैंने देखा कि इसमें विद्यार्थी कितने हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि 1/3 आबादी इसमें विद्यार्थी है। 1,96,843 अपने समाज से जुड़े हुए विद्यार्थी। अब 1,96,000 हमारे विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसका मतलब उनको एक अवसर मिल रहा है। जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको पढ़ाई के लिए हर प्रकार की सुविधा हम देंगे। 1/3 वर्ग अगर 1,96,000 किसी समाज का पढ़ाई में हो तो उसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं मानता हूं। भविष्य बहुत उज्जवल है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे लगाया है। हाँ, उसके लिए अवसर मिले, कोई कठिनाई उनको ना आए, उनको पुस्तकें मिल जाए, उनको स्कूल अच्छा मिल जाए, उनकी शिक्षा उसमें फीस ना लगे, उसके अंदर उनको जो आवश्यकता है। हमने तो जैसे अभी देखा कि 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, जो बच्चे कोविड के दिनों में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे थे, उन सब बच्चों को हमने टेबलेट, 5 लाख टेबलेट बांटे हैं, ताकि गरीबी होने के कारण से भी उन बच्चों को ये 15,000 रुपए का जो साधन है वो उनको मिल जाए, और उसके कारण से उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के घर में कोई कमाने का साधन और बने, उनके काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे भी जो हमारे 1 लाख से कम की जो आय के लोग हैं, ये 75,000 परिवार हैं। कुल परिवार 1,41,000 में से 75,000 परिवार इस समाज के ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है। ऐसे सब परिवारों में एक आदमी काम करने वाला, सरकार की सहायता, बैंक का लोन, सब्सिडी चाहिए, ग्रांट चाहिए, सब देंगे। शिक्षा में पीछे रह गया, शिक्षा देंगे। कौशल में यानी हुनर सीखना है, उसको स्किल डेवलपमेंट करनी है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन 75,000 परिवारों में अगले साल, 2 साल के अंदर एक आदमी रोजगार वाला ये जरूर आगे बढ़े, ताकि उस परिवार की आमदन हम 1,80,000 से ज्यादा कर सकें। ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, ऐसे परिवारों को काम करने के लिए उनको प्रेरणा देना, उनको आगे बढ़ाना। तो ये बहुत बड़ा काम ये हम कर पाएंगे यदि आपने इस योजना में भाग लिया तो। अब तो परिवार, जो हमारा परिवार पहचान पत्र है, पहले कभी जन्म तिथि लेनी पड़ती थी तो दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, अब आपको काटने की जरूरत नहीं है। हर किसी को एक बार जाओ कंप्यूटर के पास कि अभी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, साइन किया हुआ ऑफिसर का सर्टिफिकेट आपको अपने आप मिल जाएगा। और बहुत जगह तो सरकारी कार्यालयों में हमने जन्म तिथि के प्रमाण पत्र लेना ही बंद कर दिया है कि परिवार पहचान पत्र अपने आप निकल आएगा। आपकी इनकम क्या है निकल आएगा, आपकी जाति क्या है निकल आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है निकल आएगा। तो ये सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी दफ्तर में जाना, ना कोई डॉक्यूमेंट देना, दस्तावेज देना, कोई दस्तावेज नहीं देना है। तो इसलिए मित्रों, आपकी हर प्रकार की जरूरत, राशन कार्ड की भी व्यवस्था, ये जो 1,80,000 से नीचे जो मैंने परिवार संख्या बताई है, इन सबको अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप राशन कार्ड घर मिलेगा। 2 जिलों में प्रयोग हमने किया है, एक सिरसा में और एक कुरुक्षेत्र में। दोनों जिलों के अंदर पिछले महीने 88,000 कार्ड, राशन कार्ड बनके उनके घरों में पहुंच गए हैं। अगले 3 महीने में ऐसे सब परिवार जिनका आमदन 1,80,000 साल से कम है, आपको किसी ऑफिस नहीं जाना, कोई अप्लाई नहीं करना पीले कार्ड के लिए, पीला कार्ड बनके आपके घर में जाएगा। ये दावा मेरा है। इसलिए मित्रों, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है, पहले ये पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सबकी लिख के आ गई है। जिसकी भी 60 साल होने वाली है उम्र, उसके 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी केवल घर में जाएगा, एक साइन करा के ले आएगा और वो जमा कराएगा, उससे अगले महीने पेंशन अपने आप आपके बैंक खाते में चली जाएगी। किसी को भी अब चक्कर नहीं काटना है। मित्रों, ये सारी शिक्षा, चाहे हो स्वास्थ्य हो, आवास हो, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपया
इसका बीमा किया है कि किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई भी जरूरत पड़ती है इलाज की, 641 हमने अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध कर दिए हैं। और इस 641 की लिस्ट सब जगह मिलेगी आपको, हर अस्पताल के अंदर मिलेगी, हर डीसी ऑफिस में मिलेगी, हर जो स्वास्थ्य का जो हमारा कार्यालय उसमें मिलेगा। जिस अस्पताल में चाहो इलाज कराओ, 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। और ये भी जो आपके 1,80,000 से नीचे के परिवार हैं, ये सब हरियाणा सरकार उसका पैसा खर्च करेगी। केंद्र सरकार सिर्फ उसमें से 10.5 लाख परिवारों को का ही पैसा देगी, बाकी 12 लाख परिवार ये हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 5 लाख का जो खर्च होगा ये हरियाणा सरकार देगी। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा हमने इस काम को किया है। भाइयों बहनों, बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसका हम लाभ ले रहे हैं। उच्चतर शिक्षा, पहले इसमें आरक्षण नहीं मिलता था, अब उसमें भी हमने आरक्षण की व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति बच्चों के परिवारों को जैसे एमबीबीएस और एमडी इनमें भी आरक्षण मिलेगा, और उच्च शिक्षा में कहीं पढ़ेंगे तब भी आरक्षण का लाभ उसमें मिलेगा। हमने 12वीं कक्षा तक जो लेखन सामग्री, पुस्तकें, वर्दी ये सब दी है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं उनको अलग से ये छात्रवृत्ति मिलती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो ये चलाई अभी कोविड के दिनों में, हर परिवार को जितना राशन उसके कार्ड पर मिलता है उसके अलावा 5 किलो प्रति व्यक्ति लगातार साल भर ये राशन परिवारों को दिया, ताकि किसी भी कारण से कोविड का जो दुष्प्रभाव है ये नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें भी हर घर में रसोई का कनेक्शन। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख परिवारों में हमने मुफ्त में, और ये चूल्हा जो है गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा, ये 9 लाख परिवारों में हमने दिया, ताकि गरीब के परिवार की रसोई, उसकी रसोई जो है चलनी चाहिए। इसलिए इसी प्रकार से हर घर नल से जल, ये योजना हरियाणा पूरी करने वाला है। कुछ गांव बचे, सब गांव में पूरा हो गया है। हर गांव में और शहर में, बस्ती में नल से अपनी रसोई के अंदर जल पहुंचे, ये प्रावधान किया है। अब उसकी पानी की व्यवस्था करके कोई परिवार अब ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके घर के अंदर पानी जो है वो नहीं पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना में हमने 71,000 रुपए शगन की राशि ये बढ़ा दी है। जो पहले कभी 21,000 होती थी, 31 होती थी, फिर 51 होती थी, हमने उसको इस वर्ष 71,000 रुपया हर बेटी के शादी पर, अनुसूचित जाति की बेटी की शादी के ऊपर ये हम उनको दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने अभी जितने संत महापुरुष हैं, क्योंकि हमारा देश संतों महात्माओं का, पीर पैगंबरों का और ऋषि मुनियों का, गुरुओं का, ऐसी ये धरती है, इनके सबके बनाने के लिए, और हमने अभी एक प्रकार से एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। पिछले साल जब विचार आया था तो उसके लिए हमने इस साल अलग से बजट रखा था कि जितने संत महापुरुष हैं सबकी जयंतियां और जो सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। पिछले महीने महर्षि कश्यप की योजना हमने बनाई थी, धनखड़ जी ने विचार बताया। आज हम भगत कबीर की मना रहे हैं। जुलाई के अंदर पहले सप्ताह में भी जयंती इस प्रकार की महापुरुष की आएगी। लबाना लखा शाह जी की जो जयंती है उसको भी मनाएंगे। जो ऐसी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की जो महापुरुष ऐसे हैं सबकी जयंतियां और हम सरकार के द्वारा मनाएंगे। हमने पिछले 4 वर्षों में, चाहे अभी गुरु तेग बहादुर जी की 400 साला जो उनका जयंती का वर्ष था, पानीपत में बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था, और इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला, ये हमने उससे पिछले साल किया था। गुरु नानक देव जी का 550 साल, ये जयंती भी हमने पहले मनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती ये हमने मनाई। महर्षि वाल्मीकि जी की कई साल तक मना रहे हैं। गुरु रविदास जी की हम मना रहे हैं। भगत कबीर जी की भी जयंती ये इससे पहले भी मनाई जा चुकी है। या तो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम, नहीं तो जिला स्तर पर हर जिले के छोटे कार्यक्रम, ये योजना हर बार चलेगी। इसलिए मित्रों, ये सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, हमारा समाज के अंदर जो एक संदेश है वो यही देना चाहते हैं कि पूरा समाज एक साथ रहे, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा है ना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ अगर हो जाए तो सबका विकास होगा, और सबका विश्वास उस पर जम जाए और सबका प्रयास हो जाए तो हमारे प्रदेश को, देश को कोई पीछे नहीं रखेगा। हमारा देश और प्रदेश दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचे, इस प्रकार की ये सारी योजनाएं हैं।
तो मित्रों, आज तो मैं इतना ही कहूंगा आपके सामने कि संत कबीर जी के जो सिद्धांत और जो उनके अनुरूप जो भी अंत्योदय की योजनाएं, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा हम करते रहेंगे। यानी संत कबीर तो, अगर मैं आज के संदर्भ में ये कहूं, तो वो तो हमको एक राजनीतिक शिक्षा भी उस समय दे गए। उस समय मालूम नहीं किस आधार पर किया होगा, लेकिन आज जैसे राजनीति में एक पक्ष होता है, सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष को कभी हम इग्नोर नहीं करते हैं। विपक्ष के लोगों को भी हम कहते हैं, जो बोलो ठीक से बोलो, हमारी कोई कमी है तो बताओ। उसके लिए हमारे संत कबीर जी ने क्या लिखा, उनका कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर निंदक, हमारा विपक्ष, हमें ठीक ठीक आलोचना करेगा तो हमको भी अपने मन में यह संतोष होगा कि हमारी कमी बताइए, हम इसको ठीक करेंगे। तो इसलिए ये विचार भी उन्होंने हमको उस समय दिया। तो इसलिए मित्रों, संत कबीर जी का जो जयंती का जो पर्व है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनकी दी हुई सीख जीवन में हम कैसे उतारें, ये इस प्रकार का एक विचार संदेश देने के लिए आज इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सभी लोगों ने जिसमें इसमें भाग लिया, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। अंत में निश्चित रूप से आप सब लोग इंतजार में होंगे कि हमने भी तो कुछ बातों की अपेक्षा की है, निश्चित की है। उसके बारे में भी मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि समाज की आवश्यकताओं को कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमारे पास बजट की कमी नहीं है, ठीक उचित उसका उपयोग हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हो। इस नाते से जैसे कुछ बातें जो मुझे बताई, सबसे पहले हमारा जो कर्मचारी समाज है, उनकी एक बहुत बड़ी मांग, बहुत समय से, सुनो, बहुत समय से एक मांग उनकी थी कि हमारे यहां प्रमोशन, सुनो, अरे सुन तो लो पूरा, सुनोगे तभी तो, सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, सुन लो। इसलिए जो आरक्षण था, जो हमारा प्रमोशन है, उस प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान ये केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया है। हम भी उस आरक्षण का प्रावधान पदोन्नति में कैडर के हिसाब से सबका हिसाब लगा करके और उसको प्रमोशन का उसको अधिकार मिलेगा। एक घोषणा तो मैं ही कर रहा हूं। दूसरा, इसी प्रकार जो ये बात बताई गई कि सभी जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं या धर्मशालाएं हैं, उनके अंदर वाचनालय, पुस्तकालय की व्यवस्था हो। ये बात ठीक हमारी सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि आज का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का है। तो मैं केवल धानक समाज की नहीं, केवल रोहतक जिले की नहीं, बल्कि हरियाणा की जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और जितनी धर्मशालाएं हैं, न केवल अनुसूचित जाति बल्कि उसके साथ, अरे कर रहे हैं, दे तो रहे हैं, सुन तो लो पहले, इनको चुप कराओगे ना तब ना। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, वो दे रहा हूं आपको, मांग पूरी कर रहा हूं, मैं मांग पूरी कर रहा हूं, ध्यान तो सुनो, सुन तो लो। इसलिए जितनी भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन सबके जो पुस्तकालय है, वहां एक कमरा उपलब्ध होने पर शिक्षा विभाग के द्वारा उन सब शिक्षण संस्थानों में और सभी हमारे जो धार्मिक जो धर्मशालाएं हैं, उनमें पुस्तकालय न केवल अनुसूचित जाति के बल्कि बैकवर्ड समाज के भी जितने स्थान हैं, उन सब में पुस्तकालय की व्यवस्था कराई जाएगी। एक मांग रखी गई है कि सोलर, और जिंदाबाद तो ठीक है भाई, सुन तो लो, अरे बात नहीं सुनोगे तो कैसे जिंदाबाद होगी, रुक जाओ, बात सुनो, पूरी बात सुनो। जिंदाबाद अच्छी बात है, लेकिन आगे सुन लो पूरी बातें। इसी प्रकार जो सोलर प्लांट लगाने की बात कही गई है, धर्मशालाओं पर अनुसूचित जाति की धर्मशालाएं हों या बैकवर्ड क्लास की हों, उन धर्मशालाओं पर 5 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है, उसके लगाने में 75% सब्सिडी, 75% सब्सिडी दी जाएगी। जितनों ने लगाना है सब लगाएं।
हमको तो लाइट मुफ्त चाहिए वहां। आपकी धर्मशाला को लाइट मिलेगी, शिक्षण संस्थान को मिलेगी, 75% सब्सिडी वो सरकार देगी। ऐसे ही एक आपने कहा कि एनआईटी और आईआईटी सोनीपत, चूंकि ये दोनों संस्थान केंद्र सरकार के हैं। अरे सुनोगे नहीं तो पैसे के नहीं, ये जिंदाबाद कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। सुन तो लो ना, सुन लो पहले, जोश में कम आओ, सुनो पहले। ऐसे जो संस्थान हैं ये केंद्र सरकार के हैं। निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार से ये बात करेंगे, उनके नेताओं से भी, वहां जो हमारे लोग बैठे हैं, कि इसमें कोई ना कोई आरक्षण की व्यवस्था, कोटे की व्यवस्था कोई की जाए ताकि अनुसूचित जाति को लाभ हो। लेकिन ये केंद्र सरकार का ये विषय है, वहां से इसको हम करवाएंगे। इसी प्रकार समाज के कुछ लोगों को, चाहे वो सरकार में हिस्सेदारी है, चाहे संगठन में हिस्सेदारी है, हमारे पास जितने भी नाम आते हैं उन सबको योग्यता के आधार के ऊपर हम करते हैं। और भी जो नाम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अनुसूचित जाति के, बैकवर्ड क्लास के, उनको हम एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही जो आपने एक 5.5 एकड़ जमीन पर शिक्षण संस्थान की बात कही है मित्रों, इसमें मैंने आज प्रोजेक्ट मांग लिया है कि प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्से दे दें, ताकि उस अलग अलग हिस्सों में सरकार कौन सा पहले करा देगी, कौन सा बाद में कराएगी। लेकिन जैसे ही हमारे को उपलब्ध हो जाएगा, उसमें कोई भी एक प्रोजेक्ट, 51 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, ये उसमें सरकार के द्वारा बनवाया जाएगा। ये बात एक आपके लिए हो। छठा है, हर वर्ष की जयंती सरकारी तौर पर जैसे मनाई जाएगी, वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार हमारे संत कबीर जी का जो जन्म स्थान है वो बनारस है। बनारस में गुरु रविदास जी का भी है और संत कबीर जी का भी है। उस स्थान पर जो भी लोग यात्रा करने जाना चाहेंगे, उस यात्रा के लिए रेलवे का किराया सबको दिया जाएगा। कोई भी जाकर के उसके अंदर जाएंगे तो हम उसको करेंगे। उस यात्रा के लिए हम आपको रेलवे का किराया जो है वो रिइंबर्स करेंगे। ऐसे ही हरियाणा के किसी भी स्वास्थ्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उसका जो स्थान है उसको संत कबीर के नाम से पुकारा जाएगा। किसी एक संस्थान का विचार हम करके संत कबीर के नाम से उस संस्थान का नाम रखा जाएगा। मैं आज एक बड़ी घोषणा और करता हूं, सुन लीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा, संत कबीर की विचार और शिक्षाओं पर चलने वाला आदमी हूं। मैं जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा, अरे बात तो सुनो, चंडीगढ़ जैसे ही पहुंचूंगा तो मेरे सरकारी आवास का नाम, अरे सुन तो लो, सुनोगे नहीं तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहोगे। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा, ऐसा मैं आज घोषणा करता हूं। बाकी यूनिवर्सिटी के या किसी और का एक नाम हम रखेंगे, वो हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से मित्रों, मैं फिर से दोहराता हूं कि आपको कोई भी किसी प्रकार की जो आवश्यकता होगी, चाहे किसी सामाजिक स्थान की, चाहे शिक्षा के नाते, कौशल के नाते, उस सब में आपके पढ़ने हुए विद्यार्थियों को दिशा मिलेगी, उनको सहायता मिलेगी, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।